लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर के एमसीक्यूज। सर आपने बोला सर एमसीक्यू रिवीजन क्यों छोड़ी है? सर उसको भी सर ले लो सर, जब आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करा दिया है तो इसका भी रिवीजन सर बनता है। तो लीजिए सर, आपके हमने हाजिर है। पहला एमसीक्यू सर बहुत ज्यादा आसान है। सर क्या बोल रखा है? द डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज है ना फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। राइट आंसर इज अ वेरिएबल कॉस्ट। अब बच्चों का डाउट आ रहा था सर ये इट्स व्हाई इट्स नॉट अ प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट क्यों नहीं है? सर इट इज अ पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस में डायरेक्ट वेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिलके सर प्राइम कॉस्ट बना रहे हैं। ये तीनों मिलके प्राइम कॉस्ट बना रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल इज द पार्ट ऑफ द क्या? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर ये तीनों चीज आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिलके सर क्या है? प्राइम कॉस्ट बनाती हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, इट्स नॉट इटसेल्फ इट्स द प्राइम कॉस्ट। ओके, तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा होता डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, तो आप प्राइम कॉस्ट पे लिख कर आओगे। लेकिन अगर आपको पूछ लिया डायरेक्ट मटेरियल का इंडिविजुअली पूछ लिया, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंस का पूछ लिया, तो आप क्या बोलोगे? सर इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। नीचे आ जाओ। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? द मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में क्या होता है? सर हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इट्स अ मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री, या जो हम बोल सकते हैं कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड और मोस्ट हमारा क्या है, ज्यादा इंडस्ट्री क्या है कवर करते हैं, वो क्या है? मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग। तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं सर? मटेरियल पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइट आंसर इज अ मटेरियल, नॉट लेबर। लेबर क्या होता है सर? वो मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करती है। सर जो हमारे पास मटेरियल आया उन सबको मैन्युफैक्चरिंग करने में कहीं ना कहीं डायरेक्ट लेबर जो है हमारी हेल्प करती है, जो कि फिनिश गुड्स बनाती है। ओवरहेड्स, और सर ओवरहेड्स तो सर एलोकेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सर ये तो खुद ही है ओवरहेड्स का ही पार्ट है, ये तो इसका एक छोटा सा पार्ट है। ये तो इसी का एक छोटा सा पार्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की, अगर हम बात करते हैं तो। और लेबर क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो उसको प्रोसेसिंग करने में हेल्प करते हैं। तो इन द मोस्ट इंडस्ट्री सर सबसे ज्यादा सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या रह जाएगा इस केस में? सर वो रहेगा मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस? सर नॉर्मल लॉस सर हमारा क्या होता है? सर जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि सर हमारे को कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होने वाली है। सर जब हम बल्क में ऑर्डर जब हम मंगा रहे हैं तो हमें पता है कि आते वक्त सर कुछ ना कुछ सर ब्रेकेज हो जाती है, तो ये होता है नॉर्मल लॉस। अगर हम बात करें तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? पिलफरेज हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, दिमाग के ऊपर सर के ऊपर बंदूक रख के लेकर भाग गए लोग, या अगर हमने कुछ हमारी एक्सीडेंट की वजह से कुछ चीजें टूट गई, तो ये सब क्या होते हैं? एबनॉर्मल लॉस होते हैं। जैसे लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, पिलफरेज हो गया, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग इन द बल्क, हमने क्या बल्क में हमने क्या है ऑर्डर मंगाया था, कुछ ना कुछ मटेरियल मंगाया था, तो ये क्या होता है? उसकी वजह से हमें बताया था कि कुछ ना कुछ लॉस होता है, नॉर्मल लॉस। और इस टाइप के हमने कई सारे एग्जाम्पल भी करे इलिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो एक बार वो भी चेक करिएगा, इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, कैसे हम टीच करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में, तो ऊपर आप प्लीज एक बार एग्जांपल जरूर देख कर आए। ठीक है, इलस्ट्रेशन जरूर सॉल्व करें, उसके बाद ही एमसीक्यू पर आए। उसके बाद डी में क्या लिखा है? लॉस ड्यू टू द केयरलेस हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल। सॉरी क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। तो राइट आंसर इज लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग इन द बल्क। ठीक है, in which of the following method the cost lag behind the current economic value? क्या cost lag behind the current economic value मतलब क्या हुआ? जो cost है ना वो current economic value को दर्शाती नहीं है। मतलब क्या हुआ? जो हमने ये मटेरियल मंगाया था ना, हमने ये मटेरियल मंगाया डब्बा, ये जो डब्बा बनाया गया था, ये आज जो हमारे पास रखा हुआ है ना, आज के डेट में अगर मैं मंगाने जाऊं ना तो ये डब्बा 500 रुपए का पड़ेगा। लेकिन मैंने जब मंगाया था ना तो ये मेरी कॉस्ट पड़ रही थी कितने की? 450 की। 450 की। और आज भी मैंने इसको क्या है 450 में ही दिखा रखा है। जबकि करंट इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो मैं अगर मंगाने जाता हूँ डब्बा, आज की डेट में डब्बे की वैल्यू क्या है? 500 रुपए है। अगर मैं लीफो मेथड लगाता तो मैं शायद 500 रुपए पे आउट करता। अगर मैं कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट मेथड लगाता तो कहीं ना कहीं मैं 500 पे दिखाता। मैं कहीं ना कहीं वेटेड एवरेज करता तो जो आज मेरी न्यू स्टॉक आई थी, न्यू स्टॉक प्लस में ओल्ड, उनके क्वांटिटी से Q1 इंटू में Q2 करके एक एवरेज निकाल के सर मैं क्या करता? इसका एक प्राइस निकालता। ठीक है, लेकिन अगर मैं फीफो मेथड लगाऊंगा, फीफो मेथड लगाऊंगा तो मैं एग्जैक्ट जो मेरा ओपनिंग था ना उस पे मैं क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे क्या है मैं 450 को आउट करूंगा, जो कि मेरी करंट इकोनॉमिक वैल्यू को बिल्कुल नहीं दर्शाता। क्या है? बिल्कुल नहीं दर्शाता। लीफो तो बोलेगा मेरे को तो करंट इकोनॉमिक वैल्यू पे जो आज आया था, आज की लेटेस्ट क्वेश्चन उसके बेसिस पे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलेगा सब कुछ छोड़ो, आज के डेट में करंट मार्केट वैल्यू निकालो उसके अकॉर्डिंगली। वेटेड एवरेज बोलता है यार ना तेरी ना मेरी, एक काम करो सभी को ना सर वेटेड एवरेज कर दो
और लेटेस्ट जो है ना अपना वेटेड एवरेज प्राइस निकालो, कहीं ना कुछ परसेंटेज क्या करंट इकोनॉमिक वैल्यू को भी दर्शाता है। लेकिन फीफो में क्या बोलता है सर, जो पहले का स्टॉक है ना, पहले का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसको आउट करो, तो ये क्या है करंट इकोनॉमिक वैल्यू को नहीं दर्शाता। तो राइट आंसर क्या होगा, फीफो मेथड बी। आगे आ जाओ। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ है ना परपेचुअल इन्वेंट्री टेकिंग। कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं। परपेचुअलिटी का सर मीनिंग ही सर ये होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस परपेचुअलिटी का मतलब ही क्या होता है सर, हम कंटिन्यूस बेसिस पे सर क्या इन्वेंट्री टेकिंग कर गए जा रहे हैं, ठीक है। जब इन्वेंट्री टेकिंग या इन्वेंट्री काउंटिंग की बात करें तो हम क्या परपेचुअलिटी बेसिस पे क्या है, हम डेली बेसिस पे क्या है स्टॉक टेकिंग करते हैं। तो परपेचुअलिटी का मीनिंग ही सर क्या होता है, कंटिन्यू। तो क्या आंसर रहेगा सर बी। एनुअल में तो साल में एक बार हो गया, एबीसी में एबीसी मेथड लगा तो वो है, और बिन कार्ड में बिन कार्ड वैल्यू लगाएगा सर। परपेचुअलिटी ही आपका क्या है, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग का सर क्या है एग्जांपल रहेगा, और यही आपका सही रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ द मटेरियल आर प्राइस एज अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब एक स्टैंडर्ड प्राइस सर क्या है आपने फिक्स कर दिया, उसके बेसिस पे सर क्या है आप इशू कर देते हो। मैंने क्या मतलब मेरे को नहीं पता, एक स्टैंडर्ड प्राइस है, उसके वैल्यू पे सर क्या है मैं एक मटेरियल को क्या है मैं इशू करता हूं। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस। इन्फ्लेटेड प्राइस में से क्या होता है सर, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ऐड करते हुए सर हम क्या इन्फ्लेटेड प्राइस निकालते हैं। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड और मार्केट प्राइस मेथड क्या होगा, बेसिकली जो करंट इकोनॉमिक मेथड के अकॉर्डिंगली, करंट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंगली या मार्केट में जो करंट प्राइस चल रहा है उसके बेसिस में लिए क्या है हम उसकी वैल्यू करते हैं, और हम उसके बेसिस पे सर क्या है इशू करते हैं। अगर आपको तब भी इस पर कोई डाउट हो रहा है तो मेरा क्या करो, एक थ्योरी की वीडियो अलग से है। क्यों, आपके एग्जाम के लिए थ्योरी भी तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ना एक थ्योरी की वीडियो भी आ रखी होगी, शायद अपलोड अभी हो भी चुकी हो, तो थ्योरी की वीडियो देखो। मैं बता दूं कैसे आपको बढ़ना है, आपको ना मैं बता दूंगा सर रिवीजन कैसे करनी है। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखो, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर लो। उसके बाद देखो थ्योरी, थ्योरी देखो, ठीक है। उसके बाद सर क्या आओ, एमसीक्यू पर आओ, ठीक है। एमसीक्यू पर आओ, ठीक है। ये तीनों के तीनों जब हो जाए, ये तीनों के तीनों हो जाए कम से कम ए 1 मंथ बिफोर। अगर ये थोड़ा बहुत ये दोनों पेंडिंग भी है ना तो अभी के लिए स्किप कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप क्या है सॉल्व करो, या एमटीपी सॉल्व कर रहे हो, आपके पास जैसे कि अगर 1 मंथ का ही समय है या 2 से 3 हफ्ते बचे हैं पेपर के एग्जाम के लिए, और आपका थ्योरी और एमसीक्यू का पार्ट बचा हुआ, और मेरे को लग रहा है कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली, मेरे पास थ्योरी और एमसीक्यू बचा हुआ है, अभी के लिए उसको छोड़ दो, क्योंकि एमसीक्यू बहुत आसान है। आपने देखा कि सर जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था उसी के बेसिस पे सर क्या है एमसीक्यू बने हैं। थ्योरी भी सर कहीं ना कहीं सर आप क्रैक कर लोगे उसी के बेसिस पे। तो आप क्या करो, एमटीपी और एमटीपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे ना उस पर आ जाओ, एक बार देखो सर कैसे पेपर बनाता, या कोई टेस्ट सीरीज है तो उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इधर आ जाओ। व्हेन मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली, मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, आज 60 था कल 70 हो गया। द मेथड प्राइसिंग दैट गिव्स एन एब्सर्ड रिजल्ट, बिल्कुल ही बेढंगा रिजल्ट देता है सर। कौन सा है सर, कौन सा ऐसा जो है हमारा है प्राइसिंग का जो मेथड है जो कि बिल्कुल ही बेढंगा रिजल्ट देता है, वो कौन सा सर, सिंपल एवरेज मेथड। सर सिंपल एवरेज क्यों है सर, मेरे को अगर 60 और 70 का अगर एवरेज करना हो तो सर मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2, मेरा आ जाएगा 65। अब एक चीज मेरे को बताओ, मेरे पास 60 की क्वांटिटी बस एक ही पड़ी है, 70 की मैंने अभी लेटेस्ट क्वांटिटी मंगाई है 1000। क्या 65 पे दिखाना, कॉस्टिंग पे दिखाना, क्या आपको नहीं लग रहा थोड़ा कुछ ज्यादा भेड़ंगा है। अगर मैं वेटेड एवरेज भी लगाऊं ना, वेटेड एवरेज, तो कहीं ना कहीं मेरा 69.99 कुछ आएगा। वेटेड एवरेज है, आप एक स्टॉक निकाल के 70 पे ही वैल्यू भी कर सकते हो फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल ही बेढंगा सा प्राइस है, कोई बेसिक नहीं है। अगर कल को मेरे पास 3 प्राइस आ गया, 60, 70 प्लस में 80 डिवाइड बाय 3, तो ये क्या बोलेगा, 70 पे वैल्यू कर लो, 70 पे वैल्यू कर लो। सर कितनी स्टॉक पड़ी है, क्या पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। फीफो तो एक पल के लिए क्या बोलता है कि लेटेस्ट वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे करते रहो, लीफो बोलता है कि लेटेस्ट के बेसिस पे करो। वेटेड एवरेज कह रहा है जितने क्वांटिटी पड़े उसके बेसिस पे वेटेड एवरेज कर लो, एंड देन आप क्या है उसको आउट करो। लेकिन क्या है सिंपल एवरेज क्या बोलता है, सिंपल क्या है जो भी आपके रेट पड़े सर उसका सर एवरेज कर लो, एंड सर क्या है आप क्या है एक रेट निकाल लो। बिल्कुल ही बेढंगा एब्सर्ड बोलता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब हमारा क्या है, हम बचपन से पढ़ते तो आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब हम मैच्योर्ड हुए तो हमें पता चला कि जो सिंपल एवरेज है ना, इतना ज्यादा हमारे मटेरियल है कॉस्टिंग चैप्टर के लिए ना, कॉस्टिंग के लिए, कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए इतना ज्यादा रेलिवेंसी नहीं है, बिल्कुल ही एब्सर्ड रिजल्ट देता है, ठीक है। आ जाओ। When price fluctuate widely, the method that will smooth effect of the fluctuation is क्या, वेटेड एवरेज। क्यों,
क्योंकि जितने वेट पे जितने क्वांटिटी पे जो मटेरियल लेते हैं उसके बेसिस पे क्या है वेटेड एवरेज कर दिया जाता है। आप पढ़ के आ रखे हो, इलस्ट्रेशन में हमने बहुत क्वेश्चन करे थे। अंडर द एफएसएन क्या है, फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग सिस्टम में क्या होता है, जो हम ना फ्रीक्वेंसी होती है ना यूजेज ऑफ इन्वेंट्री की, वो चेक करते हैं। क्या होता है फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग में, क्या है थ्योरी चैप्टर में मैंने बताया था, क्या होता है क्या हम ना इन्वेंट्री की ना मूविंग चेक करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो मूव कर रहा है। फास्टली, स्लो एंड नॉन मूविंग को हम क्या है उसकी कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं एफएसएन सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में। इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूजेज ऑफ द terms of inventory। नीचे आ जाओ। फॉर्म यूज्ड ऑफ द मेकिंग ऑफ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट परचेजिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल इज, क्या करता है परचेज रिक्वेजिशन नोट इशू करता है। जब भी आपको क्या है मटेरियल वो परचेज करना होता है तो क्या होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करता है एक परचेज रिक्वेजिशन नोट इशू करता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहीं पर हमारे क्या एमसीक्यू खत्म होते हैं, लेकिन मैं आज भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्लीज भाइयों, मैंने बोथ ग्रुप निकाला था और यही मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले सर आप लोग क्या करो, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को खत्म करो। एमसीक्यू आपने अभी देखा, मैं तुम्हारे भाई ने कितना टाइम लगाया, मुश्किल से 10 मिनट लगाए। और एमसीक्यू जो आपने देखा वो सारे के सारे ना हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे बेस्ड थे, नहीं तो किस पे बेस्ड है थ्योरी पे बेस्ड है, थ्योरी पे। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते जो मेरी थ्योरी है वो क्वेश्चन पे बेस्ड या क्वेश्चन था। ठीक है, या एमसीक्यू जो है एमसीक्यू करके मैं थ्योरी कर पा रहा हूं, नहीं। एमसीक्यू मैं कब कर पा रहा हूं, जब मेरा क्वेश्चन पे ग्रिप थी और जब मेरी थ्योरी पे ग्रिप थी, कहीं ना कहीं जब जाके मेरा क्या है, जब जाके मेरा क्या है एमसीक्यू में सॉल्व कर पाया। ठीक है, तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आंसर सर आप लोग कंप्लीट करो, उसके बाद सर थ्योरी पे आओ, उसके बाद सर आप क्या एमसीक्यू पर आओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। आपका भाई है ना, आपको कोई भी डाउट हो तो मिले व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे, सर आप मेरे से कनेक्ट करें और आपको जो भी क्वारीज होगी सर 101 डिस्कस कर ली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।